to AIB Education and study with Anas sir. Today I will be start in class 12th physical education. तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सभी चीज़ें कवर कर ली थी फर्स्ट पार्ट के अंदर ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये बचा हुआ है कि जो जो चीज़ें हम पढ़कर आए हैं अब उनका विस्तार में विश्लेषण बता दिया गया है। मगर ये भी बहुत ज़रूरी है आपको पता होना कि देखिए हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं जैसे कि शक्ति है, सहन क्षमता है और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो उनका विस्तार में विश्लेषण क्या है, यानी उनके प्रकार क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, यह हमें आनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमें फर्स्ट कंपोनेंट मिल जाता है शक्ति का। तो शक्ति का मतलब क्या है? शक्ति यानी स्ट्रेंथ। तो ये वह योग्यता है जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में मदद करती है। बिल्कुल करेक्ट, यानी किसी भी विरोधी शक्ति के या फिर किसी भी विरोधी चीज के कार्य करने में, विपरीत कार्य करने में मदद जो करे वही शक्ति कहलाती है। शक्ति के प्रकार होते हैं, शक्ति के प्रकार कैसे कि गतिशील शक्ति और दूसरा होता है स्थिर शक्ति। आप इन दोनों के नाम से समझ सकते हो कि गतिशील शक्ति यानी परफॉर्म एनी एक्टिविटी, कोई ना कोई एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, और स्थिर शक्ति में नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटी, हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे, उसके अंदर शक्ति का जो उपयोग करना वो हमारा स्थिर शक्ति के अंदर कैटेगराइज्ड हो जाएगा। अब गतिशील शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, आपको याद रखने। पहला आता है आध्यात्मक शक्ति, विस्फोट शक्ति और शक्ति सहनशीलता। अब इसी तरीके से अगर आप सोचो कि हमारे अंदर मान लीजिए शक्ति नहीं है या फिर कोई होता है जल्दी थक जाता है, तो इस तरीके से बता रखा है कि शक्ति को बढ़ाने के आखिर क्या क्या परीशिक्षण है। तो यहाँ पे हमें ये भी समझना जरूरी है कि शक्ति को बढ़ाने की ये कुछ परीशिक्षण विधियां हैं। पहला तो ये है आइसोमेट्रिक परीशिक्षण विधि, आइसोटोनिक व्यायाम और आइसोकाइटोनिक व्यायाम। अब इन सभी चीजों को यानी इन तीनों को विस्तार में समझते हैं कि आखिर ये है क्या क्या, जिससे हम अपनी शक्ति को इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो व्यायाम कुछ इस प्रकार है। तो पहला हमने समझ लिया था कि आइसोमेट्रिक परीशिक्षण विधि या फिर आप ये कह लीजिए आइसोमेट्रिक व्यायाम। तो इन व्यायामों को करते हुए मांसपेशियों की लंबाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता और इन व्यायामों में किसी भी तरीके का कार्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? देखो कभी कभार आप देखो तो कुछ व्यायाम ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारी शारीरिक गतिविधि कुछ होती ही नहीं है, जैसे कि बैठ के सांस ऊपर नीचे करना, ठीक है, या फिर कोई भी मेडिटेशन करना। तो बहुत सारे व्यायाम ऐसे हैं जिसके अंदर हमारी शारीरिक गतिविधियों का कोई उपयोग नहीं होता। तो इन व्यायामों को हम किसके अंदर डिनोट करते हैं? आइसोमेट्रिक के व्यायामों के अंदर। नेक्स्ट आ जाइए आइसोटोनिक व्यायाम। आइसोटोनिक व्यायाम क्या है? ये वो व्यायाम है जिनके अंदर शारीरिक गतिविधि होते हुए दिखाई पड़ती है, जैसे कि दौड़ना, भागना, कूदना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आइसोकाइनेटिक व्यायाम, अब लास्ट वन पे आ जाइए, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। ये वह व्यायाम होते हैं जो कि विशिष्ट मशीनों द्वारा किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो इन व्यायामों को सन 1968 में जे पेरिन ने बनाया था। इन व्यायामों को विशिष्ट मशीनों द्वारा किया जाता है। इन व्यायामों के द्वारा मांसपेशियों शक्तियों में विकसित होती है या फिर मांसपेशियों शक्तियों में विकास होता है। तो ये कैसे? तो जैसे कि हाइकिंग करना, पहाड़ पर रस्सी लटका के ऊपर चढ़ना, है ना, या फिर बोटिंग करना, स्काइटिंग करना, बहुत सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम कुछ विशिष्ट मशीनों द्वारा उपयोग करते हैं और तब जाके हम वो चीज़ें परफॉर्म कर पाते हैं। तो यहाँ बता रखा है कि उन व्यायामों में, जिन व्यायामों के अंदर हम विशिष्ट मशीनों का यूज़ करें वो आइसोकाइनेटिक व्यायाम कहलाती है। यह हमें बता दिया सन 1968 में जे पेरिन ने। तो ये थी हमारी कुछ 3 विधियां जो कि हमारे व्यायाम करने से, इन व्यायामों के द्वारा हमारी शक्ति को विकसित करने में और हमें और बलवान बनाने में हेल्प करती हैं, दिमागी तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। इसी तरीके से अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सहन क्षमता। और सहन क्षमता को भी समझते हैं कि आखिर इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं और इसकी डेफिनेशन आखिर हम किस तरीके से बनाकर लिख सकते हैं एग्जाम में। अब हम फोकस करते हैं अपने सहन क्षमता के टॉपिक की तरफ। तो सहन क्षमता आखिर क्या है? तो किसी भी शारीरिक क्रियात्मक को लंबी अवधि तक रखने की शारीरिक योग्यता सहन क्षमता कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं और उस कार्य को करने में आप लंबी अवधि तक जो बैठे हुए हैं, यानी कि मान लीजिए आप 3 घंटे का पेपर ही दे रहे हैं, आप 3 घंटे तक लगकर बैठे हुए हैं, वो आपकी सहन क्षमता है। कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है, वो लंबी अवधि तक दौड़ रहा है, वो उसकी सहन क्षमता है। तो किसी भी शारीरिक क्रियात्मक को हम लंबी अवधि तक करते हैं तो उस लंबी अवधि तक करने की जो हमारे शरीर के अंदर योग्यता है वही सहन क्षमता कहला जाती है। ठीक है, अब सहन क्षमता के यानी सहनशीलता के प्रकार क्या क्या है? तो इसके प्रकार
क्रिया की प्रकृति के अनुसार होते हैं और क्रिया के समय के अनुसार होते हैं। क्रिया की प्रकृति के अनुसार ये 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड है। पहला आता है मूलभूत सहनशीलता, सामान्य सहनशीलता एंड विशिष्ट सहनशीलता, जो कि क्रिया की प्रकृति के अनुसार हम करते हैं अपने शरीर के अंदर। देन आ जाता है हमारे पास क्रिया के समय के अनुसार। समय के अनुसार जैसे मान लीजिए किसी भी क्रिया को करते हुए हमारे कम समय बच रहा है या ज्यादा समय है या फिर मीडियम समय, तो उसके अनुसार अपने अंदर सहनशीलता बनाएंगे ना हम। तो यहाँ वही पता रखा है गति सहनशीलता, छोटी सहनशीलता, मध्य अवधि के लिए सहनशीलता, लंबी अवधि के लिए सहनशीलता। तो इस तरीके से हमारी क्रिया के समय के अनुसार सहनशीलता डिवाइड हो जाती है। तो मैंने सोचा कि इसी क्लिप के अंदर सहन क्षमता के टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सहनशीलता को बढ़ाने की विधियां क्या क्या हैं। तो विधियां कुल 3 विधियां हमारी जिससे हम सहनशीलता को बढ़ा सकते हैं अपनी। पहला आता है निरंतर प्रशिक्षण विधि, यानी कंटिन्यूअस करना किसी भी चीज को, किसी भी एक्टिविटी को या फिर कोई भी व्यायाम को। तो आप ये समझ सकते हैं कि निरंतर प्रशिक्षण विधि। नेक्स्ट आता है अंतराल प्रशिक्षण विधि यानी इंटरवल। नेक्स्ट वन इज कैटालिक प्रशिक्षण विधि यानी 1987 में लुक्ड एनवायरमेंट ऑल फैक्टर। तो इसी तरीके से आप अपनी सहनशीलता को बढ़ाने की विधियों में यहां से यूज कर सकते हो और अपनी सहन क्षमता को बढ़ा सकते हो। इसी के साथ हमारा सहन क्षमता की टॉपिक भी फिनिश होता है। अब हम फोकस करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात कर लेते हैं गति के बारे में। तो आखिर गति का रोल क्या है हमारी शारीरिक क्रियाओं के अंदर। तो कम समय में, कम से कम समय में बल्कि अधिक से अधिक दूरी तय करने की क्षमता को ही गति कहते हैं। अगर आप देखो तो आपके 3 घंटे का पेपर होता है, आप उस 3 घंटे के पेपर को 2 या 2.5 घंटे के अंदर खत्म कर रहे हो, वो आपकी गति है। आप जो रेस, जो दौड़ 1 घंटे में पूरी की जाएगी वो आप 1.25 घंटे के अंदर पूरी कर रहे हो, वो गति है। तो इस तरीके से कम समय में किसी भी कार्य को पूरा किया जाए, वो हमारी गति के अंदर डिनोट करता है कि हमारी स्पीड क्या है। गति के प्रकार कुछ इस प्रकार होते हैं कि प्रतिक्रिया गति योग्यताएं और त्वरण गति योग्यताएं, लोकोमोटर गति योग्यताएं, क्रिया गति योग्यता और गति सहनशीलता योग्यता। ये सब आपको अपने माइंड में बिठा लेने हैं कि भाई हाँ गति के प्रकार क्या क्या है। तो प्रतिक्रिया गति है हमारी, त्वरण गति योग्यता है, लोकोमोटर गति योग्यता है, क्रिया गति योग्यता और गति सहनशीलता योग्यता। आप गति के बारे में जानते हो तो इसे इजीली याद कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आता है हमारे पास गति को बढ़ाने के प्रकार क्या क्या है। तो त्वरण दौड़ प्रशिक्षण विधि यानी रनिंग विद सेम इंटरवल, यानी रनिंग विद इंटरवल। एंड सेकंड वन इज पेस दौड़ प्रशिक्षण विधि यानी रनिंग विद सेम स्पीड। तो ये था हमारा ओवरऑल गति का टॉपिक। सो आई होप आपके क्लियर भी हुआ होगा। अब इसी तरीके से हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स अब हम रिव्यू कर लेते हैं लचक के टॉपिक को यानी फ्लेक्सिबिलिटी को। तो लचक का मतलब क्या है। तो किसी व्यक्ति की शरीर के जोड़ों की गति के विस्तार को लचक कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी क्रिया को करते समय जो हमारे शरीर की गतिविधि लग रही है, यानी मान लीजिए किसी भी काम को करते समय 10 मिनट लग रहे हैं, वहां पर हमको 15 मिनट लग रहे हैं, तो हमारे अंदर लचक की यानी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। तो इसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी यानी हमारे जोड़ों के विस्तार को ही फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक कहा जाता है। अब देखो लचक के प्रकार क्या क्या है। पहला है अक्रिय लचक और दूसरा है सक्रिय लचक। अक्रिय लचक वो है कि किसी भी कार्य को करते समय हम किसी बाहरी शक्ति का यूज करें और अपने जोड़ों का विस्तार करें, तो क्या है वो अक्रिय लचक कहलाता है। इसी तरीके से सक्रिय लचक बिना किसी भारी ताकत को लिए बगैर खुद से ही अपनी गतिविधियां करना या फिर खुद से अपने जोड़ों के विस्तार करना, तो वो किसको कहलाता है, सक्रिय लचक को। तो मैंने दोनों बता दिया आपको कि गति का और लचक का मतलब क्या है, बेसिकली हमारे जोड़ों का विस्तार। अब जोड़ों का विस्तार यानी किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय हम भारी ताकत का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसी बेस पर हमारे लचक के प्रकारों को डिवाइड कर रखा है अक्रिय और सक्रिय। लचक को बढ़ाने वाली कुछ प्रशिक्षण विधियां ये है हमारी कि ब्लास्टिक प्रशिक्षण विधि, स्लो स्टैंड एंड होल्ड प्रशिक्षण विधि, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेट या प्रशिक्षण विधि। तो आप इस तरीके से अपनी लचक के बढ़ाने में सहायता ले सकते हैं इन व्यायामों के द्वारा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास के अंदर हमने ओवरऑल जितनी भी हमारी चीजें थी, जो जो इंपॉर्टेंट थी, वो हमने सब कुछ कवर कर लिया है। सो आई होप आपकी भी समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताएं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अब नेक्स्ट क्लास से जो हम स्टार्ट करेंगे अपनी फिजिकल एजुकेशन, तो हम स्टार्ट कर देंगे अपनी एक्सप्लेनेशन को यानी रिवीजन को। अल्टीमेटली आज की क्लास के अंदर अगर मैं चाहता तो इन सभी को मैं पूरा विस्तार में बता सकता था। मैंने वजह से विस्तार में नहीं बताया क्योंकि फिर इसको विस्तार में बताने की वजह से वीडियो जो हो जाएगी वो लंबी हो जाएगी।
अब जब वीडियो लंबी हो जाएगी तो हो सकता है आज ही किसी बच्चे का पेपर हो, तो वो जो देखेगा ना वो इतने इंटरेस्ट से नहीं देखेगा। अगर आप यदि इन सभी चीज़ों को याद कर लोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपने मान लीजिए ये भी पॉइंट लिख कर आ गए और कुछ अपने मन से लिख दिया तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट साथ साथ आपको नंबर भी फुल मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आप समझ जाइए कि ये जो जितनी चीज़ें मैंने करवाई हैं आप एक बार घर पे आके रिव्यू कर लोगे, याद कर लोगे, सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को। थैंक यू।